ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। व्हाट आर द शुड ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन की डिटेल से बात करेंगे। किसी रिसर्च पेपर में जब हमने इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या है। It gives the background of your work and the reason for doing it. जो काम आप कर रहे हैं, जो रिसर्च आप कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है और ये काम करने की वजह क्या है, रीज़न। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द रीज़न ऑफ योर वर्क। मतलब आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं आप वैसे नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर सम रीज़न। वो रीज़न क्या हो सकती है, either it should be to fill the gap in the research, either it should be to improve the existing knowledge, to find a solution for some problem, ठीक है, to find an answer for some question. There should be some reason for your work. So whatever the reason is, you have to give it in your introduction, right? And introduction में आप अपने काम का बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड ये है कि जैसे आपने कोई स्टोरी, कोई बात करनी है तो बात करने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं, टोन सेट करते हैं, उसके बाद आप एक्चुअल बात पे आते हैं। तो यही काम जो है ये आपके इंट्रोडक्शन का है, क्योंकि आपका मेन टेक्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, राइट। योर मेन टेक्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड इट गोज टिल द कंक्लूजन। ये आपका मेन टेक्स्ट होता है। ऊपर आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट पे हमने बात की है कि दैट इज अ समरी ऑफ योर वर्क। सो मेन टेक्स्ट चूंकि इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, इसलिए इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को। कैसे इंट्रोड्यूस करना है, यू हैव टू गिव इनफ डिटेल एंड द बैकग्राउंड ऑफ योर वर्क एंड द रीजन फॉर डूइंग दैट वर्क। समझ आ रही है? यस, ओके। नाउ एक अच्छे इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए क्या चीजें आपने इख्तियार करनी है। व्हाट आर द शुड फॉर द गुड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले It defines the nature and scope of your subject area. आपका इंट्रोडक्शन आपके स्टडी एरिया के स्कोप को और एरिया को वाज़ेह करता है। It will tell the readers कि आप जो काम कर रहे हैं, ये पैरासाइटोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई काम है, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, मेडिसिन से है, किस फील्ड से है, कौन सा एरिया ऑफ रिसर्च आपका है, ये आपके इंट्रोडक्शन से वाज़ेह हो जाएगा। एंड द स्कोप ऑफ योर सब्जेक्ट एरिया, और इस एरिया का स्कोप क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी तो एक बहुत बड़ी फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी में आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, आप सिर्फ इस आरस बैक्टीरिया को आप ले रहे हैं, उसको आप कल्चर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, देख रहे हैं उसकी प्रेवेलेंस को, इक्विलाई देख रहे हैं, क्या चीज़ है, क्लेप्सिला है, ठीक है। तो आप एक मखसूस एक स्कोप होगा आपके एरिया का। पूरी माइक्रोबायोलॉजी को तो आप नहीं स्टडी कर सकते, नहीं रिसर्च कर सकते। सो आपका रिसर्च जो है किसी मखसूस टॉपिक पे होगा, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रिव्यू द इंपॉर्टेंट लिटरेचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिसर्च में योर गुड थ्योरी लीड्स यू इन योर रिसर्च। और गुड थ्योरी कहाँ से आएगी? फ्रॉम रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे लिटरेचर अवेलेबल है, सिर्फ इट्स जस्ट वन क्लिक अवे। आप गूगल कर सकते हैं और सर्च इंजन है जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक को। सो एक अच्छे रिसर्चर के लिए चाहिए कि वो उसकी बहुत अच्छी स्टडी हो, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा हो उस टॉपिक पे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर लीड्स यू इन योर रिसर्च। इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, इससे आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग होगी। सो आपकी थीसिस में इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर दो अलग अलग चैप्टर होते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर मर्ज होता है, ठीक है। दीज आर इंक्लूडेड इन वन चैप्टर, अलग चैप्टर नहीं होता। सो आपने अपने इंट्रोडक्शन में अपने काम से रिलेटेड लिटरेचर को कोट करना है, राइट। देन स्टेट द रीजन ऑफ योर रिसर्च। आपने अपने इंट्रोडक्शन में अपने काम के रीजन को बताना है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोई गैप है जिसको आप फिल करना चाह रहे हैं, गैप इन द रिसर्च जिसको आप फिल करना चाह रहे हैं।
کوئی کویشچن ہے جس کا آپ آنسر دینا چاہ رہے ہیں, کوئی پرابلم ہے جس کا آپ سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں, جو بھی ہے, جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ اپنے انٹروڈکشن میں بیان کرتے ہیں. Then it is very important, your introduction goes from general approach to particular. ٹھیک ہے, یہاں پہ particular word missing ہے, general to particular. General to particular ایسے ہوگا یہ like you know pyramid. Yes. Egyptian pyramid. Yes. pyramid کا نکیلا سطح اوپر ہوتا ہے, Yes. یہ الٹا pyramid ہے. Yes. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے الٹا کیا ہے. سو یہ جرنل سے جائے گا, کیسے یہ فلو کرے گا, فرام جنرل سے پرٹیکولر کی طرف. ٹھیک ہے, سو دس از اے پیرامڈ. یہاں پہ آپ کا سٹارٹ ہوگا, بہت جرنل سے آپ سٹارٹ لیں گے, پھر آپ نیچے جائیں گے, پھر اور نیچے جیسے لیڈر ہوتے ہیں, اور نیچے آپ پرٹیکولر کی طرف جاتے ہیں. فرام مور جرنل ٹو لیس جرنل ٹو مور لیس جرنل, پرٹیکولر اینڈ ایٹ دا اینڈ ٹو یور پرٹیکولر پوائنٹ. میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ میسٹائٹس کی کوئی کام کر رہے ہیں, یور ورک از آن میسٹائٹس. You know, mastitis is a disease of dairy animals, which is characterized by physical and chemical changes in the milk and pathological changes in the other tissue. So آپ نے پہلے mastitis کی definition دی, یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ livestock سے شروع کر لیں کہ livestock is a vibrant industry in Pakistan, and اس کے بعد آپ dairy بھی جاتے ہیں. Pakistan is very rich in livestock breeds, اور Pakistan stands fourth in terms of dairy. ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف ملک پروڈکشن. اور ہمارے پاس اس ملک پروڈکشن کا بڑا حصہ جو ہے دیٹ از فرام کیٹل, کاؤ اینڈ بف. اور اس ڈیری سیکٹر کو بڑا خطرہ جو ہے وہ میسٹائٹس سے ہے. اب آپ میسٹائٹس پہ آتے ہیں, آپ میسٹائٹس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ میسٹائٹس از انفلیمیشن آف میموری گلینڈ characterized by physical and chemical changes of the milk and pathological changes in the udder. Or it has two types, clinical mastitis and subclinical mastitis. In clinical mastitis the animal is having fever, temperature, swollen udder, flakes and clots in the milk. ٹھیک ہے, اور اینیمل خوراک کم کر لیتا ہے, ملک پروڈکشن ڈراپ ہو جاتی ہے, جنرلائز ٹیمپریچر ہوتا ہے. جبکہ سب کلینکل میں ایسی کوئی سائن سمٹمز ظاہر نہیں ہوتے, صرف سومیٹک سیل کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے ملک کا. اب آپ سومیٹک سیل کاؤنٹ پہ آتے ہیں, اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ سومیٹک سیل کاؤنٹ کیا چیز ہے. اس کے بعد آپ نیچے جاتے ہیں, کازیٹک ایجنٹ کی میسٹائٹس از کازڈ بائی مینی مائکرو آرگینزمز, physical trauma, algae, viruses, there are more than 100 types of bacteria that can cause mastitis. لیکن the most important is, اگر آپ کا کام اس آرس پہ ہے تو آپ بتائیں گے کہ the most important is اس آرس and E. coli. اس لیے اس اسٹڈی میں ہم میسٹائٹس کی پریویلنس دیکھیں گے کسی مخصوص ایریا میں, جیسے کے پی کے میں, یا کسی مخصوص ڈسٹرکٹ میں, یا پوری کنٹری میں, یا کسی مخصوص بریڈ میں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ بتائیں گے کہ چونکہ یہ بیماری is caused by many microorganisms and there is no vaccine available for this disease. ویکسین تو تبھی اویلیبل ہوگی نا جب کوئی ایک آرگینزم کسی ڈیزیز کو کاز کرتا ہے. This is caused by many organisms, so ویکسین ہے نہیں, اور اگر ہے بھی تو وہ that is not effective. اس لیے اپروچ جو ہے ہمارا وہ جینیٹکس ہے کہ ہم ایسے بریڈز کو سلیکٹ کریں, ایسے اینیملس کو سلیکٹ کریں جن کی جینیٹک ریزسٹنس ہو ٹورڈ دس ڈیزیز. سو آپ دن جائیں اس مخصوص جینس پہ, جو بھی آپ جینس سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, CD4 ہے, JAK2 ہے, جو بھی ہے, اور اس کے بعد آپ جائیں کہ وی آر گوئنگ فار مارکر اسسٹڈ سلیکشن یوزنگ کینڈیڈیٹ جین اپروچ فار میسٹائٹس ریزسٹنس. یہ آپ کی آبجیکٹیو ہو جائے گا. تو دیکھیے آپ نے جرنل سے سٹارٹ لیا, ٹھیک ہے, اور آپ نیچے آتے گئے ٹورڈ یور پرٹیکولر آبجیکٹیو, جو کہ آپ کی ہے مارکر اسسٹڈ سلیکشن, کینڈیڈیٹ جین اپروچ. ٹھیک ہے, تو ایسے آپ جرنل سے سٹارٹ لیں گے اور آپ آئیں گے نیچے پرٹیکولر کی طرف, اور آخر میں سب سے نیچے آپ اپنی آبجیکٹیو دیں گے, ویری پرٹیکولر, ویری کنسائز. کلیئر؟ Yes sir. Then you have to justify your work کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, جسٹیفیکیشن کیا ہے, ریشنیل کیا ہے آپ اس کے لیے.
and it flows from general to particular, ये बात हो गई. अच्छा, then at the end you have to give the objectives or hypothesis of your research. यहाँ पे आपकी objective क्या है कि आप marker assisted selection करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं association study in mastitis. आपकी objective कुछ भी हो सकती है, prevalence भी हो सकती है, कोई मखसूस ड्रग है उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये भी हो सकता है, कोई हर्बल मेडिसिन है वो आप वो भी चेक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है आप वो यहाँ पे बयान करेंगे. और आखिर में याद रखें साइटेशंस, जो भी बात जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसकी आपने साइटेशन ज़रूर देनी है कि ये बात जो आप कर रहे हैं ये आपकी बात तो नहीं है, ये किसी ने कोट की होगी, किसी ने इस पर पहले बात की होगी, तो आपने उसकी प्रॉपर साइटेशन देनी है. साइटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी स्टेटमेंट जिस भी बंदे का आप ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी साइटेशन दें कि दिस स्टडी वाज डन बाय, ठीक है, आप कह रहे हैं कि द प्रेवलेंस ऑफ सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस इज वेरी हाई इन खैबर पख्तूनख्वा कंपेयर टू क्लिनिकल मेस्टाइटिस. तो ये बात अभी आप यहाँ पे आप अपनी रिजल्ट तो नहीं बता रहे, ये तो आप एक टोन सेट कर रहे हैं. सो ये बात किसने कही? फॉर एग्जांपल कि मैंने ये बात की है. सो उस्मान एट आल 2018, इसमें मेरी रिसर्च है 2018 में मेस्टाइटिस पे जिसमें मैंने ये बात की है. तो आप मेरा हवाला देंगे तो उस्मान एट आल 2018, ठीक है. इस तरह कोई और बात आप कर रहे हैं वो किसी और का हवाला है, स्मिथ एट आल 2020, ठीक है. यहाँ पे आप साइटेशन देंगे और नीचे पे रेफरेंसेस जो सबसे आखिर में चैप्टर होगा रेफरेंसेस, उसमें आप इस साइटेशन की पूरी डिटेल देंगे. ये उस्मान एट आल मेरे साथ 4-5 और अथर्स थे, सबके नाम, फिर किस टाइटल ऑफ द पेपर, किस जर्नल में हमने पब्लिश किया, उस जर्नल का नाम, इशू और वॉल्यूम और पेज नंबर, ये पूरी साइटेशन में डिटेल इसकी आ जाएगी. रेफरेंसेस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन साइटेशन देना बहुत ज़रूरी है. जो स्टेटमेंट आप उठाते हैं आप अपने बैकग्राउंड में देते हैं उसकी आप साइटेशन ज़रूर दीजिए कि ये बात किसने कही है और उसकी साइटेशन आप यहाँ पे ज़रूर देंगे, ताकि अगर आप साइटेशन नहीं देंगे तो ये इसका मतलब क्या होगा? प्लेजियरिज्म. ये आप किसी और के काम को उठा के आप यू आर प्रेजेंटिंग इट इज योर ओन, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट लीगल, विच इज़ नॉट एथिकल. जिस भी बंदे का आप काम उठा रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट भी दे दें. क्रेडिट कैसे देते हैं हम साइंस में? बाय साइटेशन. उसके काम को, जिस काम को हम ले रहे हैं उसको हम साइट भी करते हैं. Right? Yes. So this is all about your introduction. Any question?